गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी के आगे बैठा एक बूढ़ा मछुआरा नाम रामकिशन अपने जाल को समेट रहा था। पास में उसकी जवान बेटी गौरी बैठी थी। गरीबी के कारण उनके कपड़े पुराने और जर्जर थे। पिताजी, आज आप कुछ खाए बिना ही काम पर जा रहे हैं? क्या आपको भूख नहीं लग रही? बेटी, भूख से बड़ी चिंता तेरी शादी की है। जिस दिन तेरे हाथ पीले कर दूंगा उस दिन चैन से 2 रोटी खाऊंगा। परंतु पिताजी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी, हर पिता की यही तमन्ना होती है कि उसकी लाडली अच्छे घर में जाए और ससुराल में राज करे, पर हमारे पास ना तो धन है और ना जमीन। इतना कहकर रामकिशन वहां से चल देता है। तभी गांव के चबूतरे पर गांव के कुछ लोग बैठे गप्पे मार रहे थे। उनमें से एक अमीर साहूकार लाला चंद था। उसे देख रामकिशन वहां जाता है। लाला चंद जी, नमस्कार। मैं एक विनती लेकर आया हूँ। बोलो रामकिशन, आज क्या मांगने आए हो? सेठ जी, गौरी की शादी के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। यदि आपकी कृपा रही तो बेटी का भाग्य संवर जाएगा। शादी? भिखारी भी अब ब्याह रचाना चाहता है? रामकिशन, जब दाल रोटी हाथ ना आए तब ब्याह के सपने नहीं देखने चाहिए। हाँ, मछुआरे की बेटी की शादी। अरे उसके लिए तो कोई राजकुमार आएगा और उसे ब्याह के ले जाएगा। भगवान गवाह है, एक दिन मेरी गौरी सबसे ऊंचे घर में ब्याही जाएगी। इसके बाद रामकिशन दुखी मन से घर की ओर चल देता है। रात का सन्नाटा। गौरी चूल्हे के पास बैठी थी। उसके मुंह पर मायूसी थी। तभी रामकिशन थका हारा आकर उसके पास बैठता है। पिताजी, आपके चेहरे पर आज कुछ और ही दर्द है। बेटी, दुनिया अमीरी देखती है, दिल नहीं। तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता आए, ऐसा सपना अब सपना ही लगता है। पिताजी, अगर मेरी शादी न भी हो तो क्या हुआ? आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे नहीं करनी शादी। नहीं गौरी, मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। कल से एक नया जाल डालूंगा गहरे समुद्र में, शायद किस्मत बदल जाए। अगली सुबह रामकिशन अपनी पुरानी टूटी नाव लेकर समुद्र में निकलता है। लहरें तेज हैं, आसमान में बादल। हे भगवान, मुझे आज कुछ ऐसा दे दे जिससे मैं अपनी बेटी को उसका हक दे सकूं। एक बार मेरी बेटी के भाग्य में उजाला कर दे। उधर दोपहर का समय, गांव की सीमा से लगते जंगल का रास्ता। सेठ लालचंद का बेटा सोहन, जो वर्षों से शहर में पढ़ाई करके लौटा था, घोड़े पर बैठा गांव की ओर जा रहा था। उसके कपड़े आधुनिक, लेकिन चेहरे पर सभ्यता और विनम्रता थी। कितने वर्षों बाद अपने गांव लौट रहा हूं। बचपन की यादें जैसे इन पेड़ों में बसी हैं। जैसे ही वो रास्ते से गुजरता है, दूर से लकड़ी बीनती एक युवती को देखता है। ये थी गौरी। धूप में भी उसका चेहरा चमक रहा था। सोहन धीरे धीरे उसके पास जाता है और घोड़ा रोक देता है। फिर वह उतरकर उसकी ओर बढ़ता है। गौरी को एहसास नहीं था कि कोई देख रहा है। वह पूरी तन्मयता से काम में लगी थी। क्षमा कीजिए, क्या आप यहीं की रहने वाली हैं? गौरी चौंक कर पीछे मुड़ती है। जी हाँ, मैं गांव के पास वाले कच्चे घर में रहती हूँ। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा था तो सोचा पूछ लूं। वैसे आप अकेली ही जंगल में आई हैं? हाँ, खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेने आई हूँ। हम गरीब लोग हैं ना, इसलिए इन्हीं से हमारा चूल्हा जलाता है। हाँ, लेकिन गरीबी कोई दोष नहीं है। आप मेहनत कर रही हैं, यही सबसे बड़ा धन है। गौरी उसे आश्चर्य से देखती है। ये कोई अमीर लगता है, फिर भी उसके शब्दों में कोई घमंड नहीं है। आप कौन है? यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम सोहन है। मैं सेठ लालचंद का बेटा हूं। अब शहर से लौटा हूं और कुछ दिन यहीं रहूंगा। गौरी का चेहरा बदलता है, स्तब्ध रह जाती है और सिर नीचे कर लेती है। सेठ जी का बेटा? तो आपको यहाँ मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप अमीर हैं और मैं गरीब। आपके पिता तो मेरे पिताजी को तिरस्कार से देखते हैं। पिता का व्यवहार पुत्र पर नहीं चढ़ता। मैं तो बस एक इंसान हूं, पर आज आपने दिल छू लिया। गौरी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी सोहन लकड़ियां उठाने में उसकी मदद करता है। जंगल से बाहर निकलते रास्ते पर सोहन और गौरी साथ साथ चल रहे थे। हवा हल्की चल रही थी। दोनों के बीच मौन था, लेकिन मौन में भी कुछ बात थी। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरी है। गौरी, बहुत सुंदर नाम है और आपकी सादगी उससे भी कहीं सुंदर। गौरी की आंखें झपकती हैं, जैसे कुछ समझ नहीं पा रही हो। सुनो, आपका रास्ता उधर है, सेठ जी की हवेली की ओर। मैं यहीं से जाऊंगी। नमस्ते। गौरी मुड़ जाती है और धीरे धीरे चलने लगती है। सोहन वहीं खड़ा रह जाता है और उसे जाते हुए देखता है। गौरी, न जाने क्यों पहली बार किसी को देखकर दिल ठहर गया। शाम का समय। गौरी लकड़ियां रखती है। रामकिशन बैठा है, उसे देखता है और मुस्कुराता है। आज देर हो गई बिटिया। पिताजी, रास्ते में सेठ लालचंद का बेटा मिला, कुछ पूछ रहा था। क्या?
सेठ का बेटा? और उसने तुझसे बात की? हाँ पिताजी, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा उसका पिता है। रामकिशन सोच में डूब जाता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। ठीक है बेटा, मैं कुछ मछलियां लाया हूं, जाकर खाना बना ले। सुबह का समय सेठ लालचंद अपनी बैठक में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। सामने सोहन चाय का कप लिए खड़ा था और सोच में डूबा हुआ था। क्या बात है सोहन, तू आजकल बड़ा चुप चुप सा रहता है। कुछ नहीं पिताजी, बस गांव का माहौल थोड़ा अलग है ना शहर से, इसीलिए। बाकी कोई बात नहीं है। गांव तो वही है बेटा, पर लगता है कि तू बदल गया है। अभी कल ही सुना कि तू जंगल की ओर गया था। जी, थोड़ा सुकून चाहिए था तो चला गया। सुकून? जंगल में कहीं किसी से मिला तो नहीं? क्यों पिताजी, किसी से मिलने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है क्या? हाँ, खासकर तब जब सामने वाले का दर्जा हमारे पैरों की धूल भी ना हो। सोहन आंखों में आंच लिए चुप रह जाता है। उसके भीतर उबाल उठता है, पर वह शांत रहता है। उधर गांव का कुआं गौरी घड़ा भर रही थी। गांव की कुछ औरतें उसके पीछे कानाफूसी कर रही थीं। कहा जा रहा है कि सेठ का बेटा गौरी से बातें करता है। मछुआरे की बेटी और सेठ का खानदान, इससे तो पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। गौरी सब सुन लेती है, पर कुछ नहीं कहती। वह घड़ा उठाकर चुपचाप चल देती है। शाम का समय गौरी अकेली बैठी थी, लहरों को देख रही थी। तभी पीछे से सोहन आता है। गौरी, आप यहाँ, कहीं किसी ने देख लिया तो? तुम डरती हो क्या? डर नहीं, शर्म है। गांव के लोग उलटी सीधी बातें बना रहे हैं, और आपके पिता को तो हमारी छाया भी पसंद नहीं। गौरी, मैंने शहर में बहुत कुछ देखा है, दौलत, शान, नकाबपोश रिश्ते, पर यहां तुम्हारे सादे आंचल में जो सच्चाई है वो कहीं नहीं मिली। पर ये मोह किसी मंजिल को नहीं जाता सोहन जी। मैं आपकी दुनिया की नहीं हूं। तो क्या हम अपनी दुनिया बदल नहीं सकते? गौरी कुछ नहीं कहती, वह शांत रहती है। उधर सेठ लालचंद की हवेली। सेठ लालचंद आंगन में टहल रहा था। तभी नौकर धन्ना उसके पास आता है। सेठ जी, एक बात बतानी थी आपको। क्या बात है? सेठ जी, आज आपके बेटे को उस मछुआरे की बेटी गौरी के साथ समुंदर किनारे देखा था। सेठ का चेहरा लाल हो जाता है। ये तो धृष्टता की हद हो गई है। मेरे घर का वारिस उस मछुआरे की बेटी के साथ, अब फैसला करना पड़ेगा। अगली सुबह गौरी अपने घर में चूल्हा सुलगा रही थी। रामकिशन अंदर आता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। गौरी, आज सुबह से लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, और सेठ का आदमी भी आया था और चेतावनी देकर गया है। पिताजी, क्या हमारा सच इतना बड़ा गुनाह है? नहीं बेटी, सच्चा मन कोई गुनाह नहीं होता, पर दुनिया की आंखों में सब झूठ हो जाता है जब अमीरी गरीबी की दीवार खड़ी हो जाए। ठीक है पिताजी, आप जैसा चाहे। इतना कहकर गौरी पानी लेने के लिए कुएं की ओर चली जाती है। तभी रास्ते में उसे सोहन रोक लेता है। गौरी, तुम आज भी वही हो, सरल, शांत और सुंदर। पर आज मैं कुछ कहने आया हूं, और कुछ करने भी। मैं जानती हूँ हमारे रास्ते अलग हैं। मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती सोहन। बस बहुत सुन चुका लोगों की, पिताजी की, समाज की, अब सिर्फ दिल की सुनूंगा। गौरी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, अभी, आज और इसी क्षण। ये क्या कह रहे हैं आप? गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर में सब कुछ तैयार है, बस तुम्हारी हाँ चाहिए। पर पिताजी, तुम्हारे पिता और समाज, इन सबको क्या जवाब दोगे? गौरी, ये विवाह दो आत्माओं का है, समाज की बोली का नहीं। अगर तुम तैयार हो तो चलो मेरे साथ, हम ईश्वर के सामने एक होंगे। गौरी उसकी आंखों में देखती है, जिनमें कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं। ठीक है, अगर आप अपना वचन निभाएंगे तो मैं साथ चलने को तैयार हूं। गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। इसके बाद दोनों गांव के बाहर स्थित पुराना शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। मंदिर के चारों ओर पेड़ और शांति का वातावरण था। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। मंदिर के सामने अग्नि जल रही थी। सोहन और गौरी माला पहनकर बैठे थे। दो गांव के सच्चे शुभ चिंतक गवाह बने थे। अब वर कन्या के गले में मंगलसूत्र बांधे। सोहन एक सादा लेकिन सुंदर काले मोतियों की माला गौरी के गले में डालता है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। गौरी, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, धन न सही, पर मेरा प्रेम सच्चा है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हर जन्म में तुम्हें अपना बनाना चाहूंगा। सोहन, आज आपने मुझे वो सम्मान दिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आज से मैं आपका हर दुख सुख साझा करूंगी। दोपहर का समय। सेठ लालचंद गुस्से में बैठा हुआ था। तभी धन्ना दौड़ता हुआ आता है। सेठ जी, खबर है कि आपके बेटे ने उस मछुआरे की बेटी से मंदिर में शादी कर ली। क्या? मेरे खानदान में एक मछुआरे की बेटी? ये शादी नहीं, ये तो अपमान है। अब देखना,
मैं इस मोहब्बत को क्या रंग देता हूँ। उधर सोहन और गौरी हाथ में हाथ लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। गौरी के चेहरे पर घबराहट और आशा दोनों थी। अब हम कहाँ जाएंगे सोहन? जहां प्रेम हो वहीं घर होता है, और अगर पिता ने मुझे ठुकराया तो मैं मेहनत करके एक अच्छा घर बना लूंगा। शाम का समय गौरी सोहन के साथ अपने घर आती है। रामकिशन चौंक कर खड़ा हो जाता है। पिताजी, मैंने पाप किया या पुण्य ये मैं नहीं जानती, पर मैंने सोहन जी से विवाह कर लिया। रामकिशन कुछ देर मौन रहता है, फिर धीरे से बोलता है। बेटी, अगर कोई तुम्हें सम्मान और सच्चा प्रेम देता है तो वह हर बाप का वरदान होता है। जा, तू सदा सुहागन रहे। इसके बाद सोहन और गौरी हाथ में हाथ लिए हवेली के बाहर पहुंचते हैं। गौरी के गले में मंगलसूत्र था, मांग में सिंदूर, चेहरे पर थोड़ा डर, लेकिन सोहन के साथ होने का आत्मविश्वास भी था। हवेली का नौकर उन्हें देख चौंकता है। पिताजी को बुलाओ, कहो सोहन आया है अपनी पत्नी के साथ। नौकर भागता हुआ भीतर जाता है। थोड़ी देर में सेठ लालचंद गुस्से में भरा बाहर आता है। ये क्या बेहूदी हरकत है सोहन? क्या अब मेरा खानदान में सड़क पर रहने वाले लोग आएंगे? पिताजी, मैंने गौरी से प्रेम किया है और शादी की है। न चोरी की है, न झूठ बोला है। ये रिश्ता पवित्र है। पवित्र? एक मछुआरे की बेटी से ब्याह करके तूने मेरे खानदान की नाक कटा दी। तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सेठ जी, मैं जानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, पर मैंने आपका बेटा चुराया नहीं, बस उसके साथ चल पड़ी सच्चे मन से। सुन, तू बोलने की भी हकदार नहीं इस चौखट पर। तू मेरे घर की बहू नहीं, समझी? सोहन की मुट्ठियां भींच जाती हैं, पर वो खुद को संयमित करता है। पिताजी, दौलत पर घमंड करना ठीक है, पर रिश्तों पर नहीं। अगर आपकी इज्जत इतनी कमजोर है कि एक गरीब लड़की उसे गिरा दे, तो फिर ऐसी इज्जत को मैं त्यागता हूं। तो जा, इस घर से, इस हवेली से, मेरे दिल से निकल जा। तू आज से मेरा बेटा नहीं। ठीक है पिताजी, अगर सच्चे रिश्ते की कीमत इतनी ही है तो मैं ये चुकाने को तैयार हूं। सोहन और गौरी पीछे मुड़ते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। सोहन का चेहरा शांत था, लेकिन भीतर टूट चुका था। शाम का समय, सोहन और गौरी खाली हाथ धीरे धीरे चल रहे थे। रास्ता सुनसान था, केवल जुगनुओं की हल्की रोशनी और दूर कहीं कुत्तों की आवाज आ रही थी। सोहन, आपने तो मेरे लिए सब कुछ खो दिया। नहीं गौरी, सब कुछ नहीं। तुम हो तो, और जब तुम हो तो सब कुछ है। सोहन, क्या हम बाबूजी के घर भी नहीं जाएंगे? नहीं गौरी, अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। अगर हर कठिनाई में लौटकर आश्रय लेंगे तो ये प्रेम कभी स्वाभिमान नहीं बनेगा। ठीक है, जहां आप हैं वहीं मेरा घर है। दोनों एक घने जंगल की ओर मुड़ जाते हैं। पेड़ों के झुंड, चिड़ियों की आवाज और हवा की सर्द थपकी उन्हें घेर लेती है। गौरी और सोहन एक साफ मैदान में पहुंचते हैं, जहां एक छोटी झाड़ी के नीचे कुछ हरकत होती है। गौरी रुकती है। सोहन, वहां कुछ है, शायद कोई जानवर। दोनों झाड़ी की ओर बढ़ते हैं। झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा पक्षी पड़ा था। उसका पंख खून से सना हुआ था और वह तड़प रहा था। अरे, ये तो घायल है। लगता है किसी शिकारी का निशाना बना होगा। हाँ, बेचारा जान बचाने की कोशिश कर रहा है। हमें इसकी मदद करनी होगी। देखो, हमारे पास एक कपड़ा है, मैं इसे घाव पर बांधता हूं, तुम पानी लाओ। गौरी पत्ते में पानी भर कर लाती है। सोहन कपड़े से पक्षी का घाव साफ कर चुका था। पक्षी कांप रहा था, लेकिन अब आंखें बंद कर थोड़ा शांत था। बोलते नहीं है, पर देखो, ये दर्द भी छुपाते नहीं। हम इंसानों से तो कहीं ज्यादा सच्चे हैं ये। गौरी, ये पक्षी ठीक हो जाएगा, जैसे हम दोनों भी एक दिन ठीक हो जाएंगे, बिना किसी सहारे के। सेठ लालचंद की हवेली। सेठ एक पुरानी किताब पलट रहा था। नौकर धन्ना अंदर आता है। सेठ जी, सुना है सोहन बाबू और गौरी जंगल की ओर निकल गए हैं। जंगल? अब जानवरों के बीच रहेंगे क्या? बहुत अच्छा। अब देखता हूं ये प्रेम कब तक चलता है। गरीबी की आंच से बहुत कुछ जल जाता है, ये भी जल जाएंगे। सुबह का समय। जंगल के किनारे सोहन और गौरी ने एक झोपड़ी बना ली थी। झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी चौकी पर घायल पक्षी बैठा था। अब वह पहले से स्वस्थ और फुर्तीला लग रहा था। सोहन और गौरी पास में ही खड़े थे। सोहन, गौरी। दोनों चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। ये पक्षी बोल रहा है? तुम इंसानों की तरह बोल कैसे रहे हो? मैं साधारण पक्षी नहीं हूँ। मुझे एक रक्षक आत्मा का श्राप मिला था कि जब तक मैं किसी सच्चे और त्यागी प्रेमी जोड़े से नहीं मिलूंगा, मेरी वाणी बंद रहेगी। अच्छा, और हमने तुम्हें ठीक किया? हाँ, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा त्याग, उसने मुझे मुक्ति दी। अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। सोहन, गौरी, एक बात पूछनी है तुम दोनों से। हाँ मित्र, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं?
ये बताओ, तुम दोनों इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? इतनी कठिन परिस्थितियों में कोई ऐसे क्यों रहेगा? तुम्हारे चेहरों पर त्याग की गहराई दिखाई दे रही है। सोहन और गौरी एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर सोहन पक्षी को सारी बात बता देता है। हमने समाज के डर से नहीं, अपने प्रेम की सच्चाई के आधार पर शादी की। गांव के बाहर एक छोटे मंदिर में, सिर्फ एक पंडित और आशीर्वाद के साथ। लेकिन जब हम सेठ जी के घर लौटे तो उन्होंने हमारे रिश्ते को अपमान माना और हमें घर से निकाल दिया। लेकिन हम बाबूजी के पास भी नहीं गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो फिर से हमारे कारण समाज से अपमानित हों। तुम दोनों त्याग और प्रेम का सच्चा रूप हो। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना शिकायत के अपना सब कुछ खोकर भी मुस्कुराते हैं। और शायद इसी कारण आपकी सेवा कर पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि दर्द क्या होता है। तभी पक्षी उड़कर एक पेड़ की शाखा पर बैठता है और अपनी चोंच से एक छोटी सी नीली शीशी निकालता है। सुनो, यह एक जादुई औषधि है। केवल एक बूंद किसी भी श्राप को तोड़ सकती है, पर यह यूं ही नहीं दी जाती। यह उन लोगों को मिलती है जो निस्वार्थ होते हैं। लेकिन हम इसका क्या करेंगे? यहाँ से कुछ ही दूर राजा तेज प्रताप का राज्य है। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी सुरांगी एक श्राप के कारण पत्थर बन चुकी है। कहा जाता है कि एक तपस्वी बाबा ने उसे श्राप दिया और तब से वो मूर्ति बन गई है। इतना भयानक श्राप? राजा ने राज्य में ऐलान किया है कि जो कोई मेरी बेटी को वापस जीवन देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। हम जैसे साधारण लोग वहां कैसे जाएंगे? राजा का महल, सैनिक, दरबान। देखो, जहाँ सच्चाई और नियत मजबूत हो वहाँ रास्ता अपने आप बनता है। और तुम्हारे पास अब वह औषधि है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। गौरी नीली शीशी को हाथ में उठाकर देखती है। उसमें चमकता हुआ नीलापन था, जैसे चांद की किरणों को कैद कर लिया गया हो। सोहन, क्या हम सच में राजकुमारी को ठीक कर पाएंगे? हमने जीवन में बहुत कुछ सहा है गौरी। शायद यह अवसर ईश्वर ने हमें दिया है, एक नई शुरुआत का। अगले दिन जंगल का रास्ता। गौरी और सोहन छोटी पोटली में जादुई औषधि रखकर निकल पड़ते हैं। पक्षी उन्हें उड़कर कुछ दूर तक रास्ता दिखाता है। उसके पंखों से निकलती सुनहरी चमक बताती है कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं होने वाली। रास्ता कठिन है, लेकिन तुम्हारा मन सच्चा है। मुझे विश्वास है तुम दोनों कुछ ऐसा करोगे जो इतिहास बन जाएगा। गौरी और सोहन जंगल से गुजरते हुए राजा तेज प्रताप के महल के पास पहुंचते हैं। दरवाजे पर कुछ लोग और सैनिक खड़े थे, लेकिन किसी को भीतर जाने नहीं दिया जा रहा था। तभी सोहन और गौरी गांव के कपड़ों में वहां पहुंचते हैं, हाथ में एक छोटी सी पोटली जिसमें वही जादुई औषधि थी। रुको, कहाँ जा रहे हो? ये कोई मेला नहीं है, ये राजमहल है। हमें राजा तेज प्रताप से मिलना है। हमारे पास वह औषधि है जिससे राजकुमारी का श्राप समाप्त हो सकता है। तुम ऐसे फटेहाल लोग, हर कोई यहाँ यही कहता है। झूठ और सच्चाई में फर्क होता है। अगर राजा को अपनी बेटी से सच में प्रेम है तो हमें मिलने का अवसर दे। सैनिक कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, सुनो, मुझे इनकी बातों में विश्वास नजर है। राजा को बताओ कि कोई उनसे मिलना चाहता है। तभी एक सैनिक अंदर जाता है। आइए, राजा तेज प्रताप ने बुलाया है, लेकिन अगर झूठ बोल रहे हो तो दंड निश्चित है। आप विश्वास रखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। महल के बीचों बीच एक कक्ष था जहां मूर्ति सी बनी राजकुमारी सुरांगी खड़ी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत। राजा तेज प्रताप मूर्ति के पास खड़े थे, आंखों में वर्षों का दुख। तभी सोहन और गौरी उन्हें शीशी दिखाते हैं। क्या तुम जानते हो कि कितनों ने झूठे वादे किए हैं और हर बार मेरा दिल टूटा है। हम वादा नहीं करते महाराज, हम प्रयत्न करेंगे। ये वही औषधि है जो श्राप को तोड़ सकती है। हमने इसे एक रक्षित आत्मा से प्राप्त किया है। राजा संकेत देते हैं। राजवैद्य शीशी की जांच करता है। वह चकित होता है। महाराज, यह तो वही दिव्य औषधि है जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में है। यह सच्ची सेवा और प्रेम से ही प्राप्त होती है। तो फिर देर मत करो, इसे मेरी बेटी को दो। गौरी शीशी सोहन को देती है। सोहन राजकुमारी की मूर्ति के चरणों में झुककर एक बूंद औषधि उसके पैरों पर टपकाता है। सभी की सांसें थम गई थीं। अगले ही क्षण मूर्ति में हलचल होती है, एक धीमी रोशनी फैलती है। पिताजी, ये क्या हुआ? मैं कहाँ थी? राजा तेज प्रताप दौड़कर बेटी को गले लगा लेते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बेटी, तू वापस आ गई। मेरा वर्षों का अंधेरा मिट गया। वहां खड़े सब हैरान थे कि एक गरीब युवक और युवती ने असंभव को संभव कर दिखाया। कुछ समय बाद राजा तेज प्रताप सिंहासन पर बैठते हैं। सामने सोहन और गौरी को बुलाया जाता है। तुम दोनों ने जो किया है वो सिर्फ मेरी बेटी को जीवन देना नहीं है, बल्कि इस राज्य को उम्मीद देना है। मांगो जो चाहो, धन, जमीन, पद। महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का जहां हम अपना घर बना सकें और सम्मान से जी सकें। तुम्हें सिर्फ जमीन नहीं, अब यह राज्य भी अपना मानता है।
और मैं तुम्हें अपने महामंत्री के रूप में नियुक्त करता हूं। सभा जय हो के नारों से गूंज उठती है। एक सप्ताह बाद गांव में सेठ और रामकिशन को संदेश मिलता है। उसकी आंखें भर आती हैं। जिस बेटे को मैंने ठुकरा दिया, आज वही पूरे राज्य की शान बन गया। मैंने उसे गरीब समझा, पर वो तो मेरा सबसे अमीर बेटा निकला। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इसी बात से खुश हूं कि मेरी बेटी सही सलामत और सही जगह पहुंच गई है। उधर राज्य में ही गौरी और सोहन के लिए एक सुंदर सा घर बना दिया जाता है।